नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो सरकार का इक़बाल तो चला गया है, अहंकार नहीं गया है और उसकी वानगी हर कुछ दिन बाद देखने के लिए मिल रही है। मंत्रिमंडल से लेकर और अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव तक एक टकराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। नरेंद्र मोदी को इतिहास में दर्ज होने का बहुत शौक है और यही वजह है कि इस स्पीकर के चुनाव में भी वो अपना नाम शायद इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। यही वजह है कि जो चीजें आपसी रजामंदी, आपसी सहमति से की जा सकती थी, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर जो चयन किया जा सकता था लोकसभा के स्पीकर का, जो अब तक पूरे इतिहास में, चुनावी इतिहास में, संसदीय इतिहास में देश के होता रहा, वो भी अब आप ये देखिए कि टकराव की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर पद के लिए उनका पर्चा दाखिल कराया गया है, तो वहीं विपक्ष ने भी, इंडिया गठबंधन ने भी के सुरेश को अपनी तरफ से अब कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया है लोकसभा स्पीकर के। तो एक टकराव की स्थिति बन गई है। ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह की मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे से जब राजनाथ सिंह ने बात की तो उन्होंने एक सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर साफ तौर पर यह कह दिया गया कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए। इस बात पर राजनाथ सिंह ने कहा कि उनको कॉल बैक की जाएगी, लेकिन वो कोई कॉल बैक नहीं आई, ये कहना है राहुल गांधी का। और इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सम्मानीय नेता हैं और एक नहीं 3 बार मेरी उनसे बात हुई है। इससे ज्यादा राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन दोनों ही तरफ से अब लोकसभा स्पीकर के पद के लिए पर्चा दाखिल करा दिया गया है। कल 11 बजे इसको लेकर चुनाव होना है। अभी भी ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बनाने के लिए रजामंद हो जाती है सरकार, एनडीए सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी अगर रजामंद हो जाते हैं तो वो अभी भी ओम बिरला तक के नाम पर वो सहमति जताने के लिए तैयार है। आप ये सोचिए कि आखिर किस नाम पर सहमति जताने की कोशिश की जा रही है। वो नाम जिन्होंने कभी भी इस पूरे 10 साल की अगर हम बात करें, एक लोकसभा स्पीकर के पद पर रहकर, एक संवैधानिक पद पर रहकर उन्होंने क्या क्या किया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से उन्होंने, खुद ने, ओम बिरला ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। एक दिन में 78 सांसद जो को बाहर का रास्ता उन्होंने दिखाया था। 140 से ज्यादा सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उसके बाद पार्लियामेंट की कार्यवाही चली थी। ये सब कुछ देखा गया था और ये सब कुछ हुआ था जब अध्यक्ष थे ओम बिरला। हमने ये भी देखा कि किस तरह से जब विपक्ष का नेता कोई अपनी बात को रखता था, किस तरह से नो बैठ जाइए ये कहकर उनको बिठा दिया जाता था, माइक बंद कर दिए जाते थे। जब भी कोई बात करें तो उस नेता की तस्वीर को हटाकर और किस तरह से अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला को स्क्रीन पर ले आया जाता था, वो सब कुछ देखा गया है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के चहीते ओम बिरला को एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए उनका पर्चा दाखिल कराया गया है। आज उन्होंने पर्चा दाखिल किया और कल 11 बजे इसको लेकर चुनाव होना है। सवाल ये उठ रहा है कि जो सरकार अपना इकबाल पूरी तरीके से खो गई है, सत्ता का नशा उनका उतर गया है, लेकिन शायद अभी हैंगओवर बाकी है। और उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरह की चीजें नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। ये दिखाने की एक कोशिश है, ये एक हेडलाइंस मैनेजमेंट की कोशिश है कि हमें, आप ये मत समझिएगा कि हम बैसाखियों पर टिक कर आए हैं तो हमारे एटीट्यूड में, हमारी पॉलिटिकल पोजीशनिंग में किसी तरह का आप कोई बदलाव देखेंगे, नरेंद्र मोदी को आप कुछ झुका हुआ देखेंगे। लेकिन ये साहब को शायद ये पता नहीं कि नंबर है 240 उनके पास है और उनको बैसाखियों की न सिर्फ जरूरत है बल्कि बैसाखियों पे उनकी सरकार पूरी तरीके से टिकी हुई है। जैसे ही बैसाखियां हट जाएंगी वैसे ही उनकी सरकार गिर सकती है। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल का दिन ये देखना होगा कि अगर ओम बिरला, फर्ज कर लीजिए, अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर इस सरकार की स्थिति क्या होगी। अगर नरेंद्र मोदी के चहीते ओम बिरला अगर कल स्पीकर पद का चुनाव अगर हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। क्या एनडीए के जो घटक दल हैं, क्या वो कोई खेल कर सकते हैं। वो सांसद जो ना एनडीए ना इंडिया का हिस्सा है, उनकी पोजीशन क्या होगी। क्योंकि साफ तौर पर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है, डिंपल यादव को आपने सुना होगा
कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और उसी मजबूती से हम ये स्पीकर का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। और अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्पीकर का चुनाव होता हो, हमेशा आम सहमति बनती थी और एक तरह से ये चुनाव जो है नाम आता था सामने और चुन लिया जाता था। लेकिन अब बाकायदा तौर पर कल 11 बजे चुनाव होगा। कल सबसे पहले इम्तिहान की घड़ी है नरेंद्र मोदी के लिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट। अगर कल का इम्तिहान पास कर लेते हैं तो तभी आगे तय होगा कि फ्लोर टेस्ट की स्थिति क्या होने जा रही है। फिलहाल लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ने पूरे तरीके से फंसा दिया है एनडीए सरकार को, या कह सकते हैं अगर सही लफ्जों में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी को। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए आप उनकी एक छोटी सी बाइट। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये तो कन्विक्शन अगर फॉलो किया जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे। ये कह सकते हैं कि एक बड़ा दिल दिखा रहा है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो उन ओम बिरला के नाम पर भी सहमति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कन्विक्शन पे वो जाते हैं, यानी कि जो परंपराएं हैं जहां पर डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को दिया जाता है, अगर उनकी उन बातों को मान लिया जाता है तो ओम बिरला के नाम पर भी अपनी सहमति जता सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अहंकार में चूर चूर है इस सरकार, और एक हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल लगातार चल रहा है। जब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बैसाखियों पर उनकी टिकी हुई सरकार है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी वही वाले नरेंद्र मोदी हैं जो 2019-2014 में आपने देखा है। अभी भी ये वही सरकार है जो 2014-2019 में रही है। लेकिन तथ्यों को आप झुटला नहीं सकते। तथ्य बिल्कुल सामने है कि ये सरकार किस तरह से डिपेंडेंट सरकार है, ये किस तरह से मजबूर सरकार है, और ये किस तरह से इंडिया गठबंधन जो विपक्ष है उसे बिल्कुल घुटनों पर लाए हुए है हर एक मुद्दे पर। और इस पर बात करेंगे हम, इसके तमाम जो पूरे आयाम है उस पर बात करेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब अभी जो चुनाव होना है कल, उसमें कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। यानी कि अगर पार्टी लाइन से अलग जाकर कोई सांसद किसी को अगर वोट करता है, किसी को भी, के सुरेश को या ओम बिरला को, तो वो पार्टी उसके अगेंस्ट कोई भी कदम नहीं उठा सकती है। और ये साफ तौर पर ये टेक्निकलिटीज हैं, ये बारीकियां हैं, इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हेमंत अत्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी को आप स्क्रीन पर ले आइए। हेमंत जी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट है, एक लंबा चौड़ा उनका पत्रकारिता का अनुभव है। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका इस्तकबाल। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है, इस पूरे मामले में ओम बिरला को सामने लेकर आना, उनका नाम सामने लेकर आना और उस पर ये उम्मीद करना कि विपक्ष उस पर अपनी सहमति जताएगा, यानी कि हर तरीके से अपने एक मनमानी रवैये, अपने उसी पॉलिटिकल अहंकार में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी कि तीसरी बार ओम बिरला का नाम, ना तो अपने सहयोगी दलों की बात मानना है, ना ही विपक्ष की कोई बात मानना है, ना ही डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का बनाया जाएगा। तो ऐसे में जब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया है विपक्ष के पास, तो विपक्ष भी अब आर पार की मुद्रा में है। विपक्ष भी अपनी पूरी पॉलिटिकल पोस्चरिंग, पूरी पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहा है जब से चुनावी नतीजे आए हैं, और उसने भी कह दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर आप उन परंपराओं को नहीं मानेंगे, तो हम भी अब अपना कैंडिडेट आपके सामने लेकर आते हैं। कल का दिन कितना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, कितना चैलेंजिंग होने जा रहा है। 11 बजे ये चुनाव
होना है? मोदी जी का अगर 22 साल का आप कार्यकाल देखेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे या प्रधानमंत्री में तीसरी टर्म में आ गई, उनका एक ही सूत्र वाक्य रहता है, वो है माई वे और हाई वे। हमेशा से आप किसी भी मसले पर देखिएगा, उनको कभी भी टेम्परामेंटली समझौते ना तो करने आते हैं और ना उनकी कोई मंशा होती है। रही बात आपने कही परंपराओं की, मर्यादाओं की, उनसे उनका दूर दूर तक का ना कभी एज मुख्यमंत्री वास्ता था और ना प्रधानमंत्री वास्ता था। देखिए, प्रधानमंत्री की आज की मानसिक स्थिति देखिए। कल उन्होंने क्या कहा था कि सकारात्मक सहयोग विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष इससे ज्यादा सकारात्मक सहयोग क्या कर सकता है कि वो ओम बिड़ला जैसे व्यक्ति के लिए भी तैयार हो गया कि आप हमें, अगर डिप्टी स्पीकर हमारा हो, जो कि हमारी कन्वेंशन भी है, जो हमारी परंपरा भी है, तो हम ओम बिड़ला को भी बनाने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा विपक्ष का सकारात्मक सहयोग और क्या हो सकता है। लेकिन मोदी जी का सैडिस्टिक प्लेजर देखिए आप। इसको मैं सैडिस्टिक प्लेजर क्यों कह रहा हूं कि पहले तो एक ऐसा कैंडिडेट लाना जिसके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स पे पूरा विपक्ष खफा है। किसी भी विपक्षी दल को देख लीजिए, उनकी क्या क्या क्रेडेंशियल्स है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस स्टैटिस्टिक प्लेजर का एक और उदाहरण देते हुए ओम बिड़ला का नाम सामने लेकर के आए। विपक्ष ने फिर भी रचनात्मक सहयोग की बाउंड्री से भी आगे जाते हुए ये कहा कि कोई बात नहीं, हम उनको भी बढ़ाने को तैयार है, लेकिन एज पर कन्वेंशन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है या कोई भी डिमांड नहीं है। आप कल्पना कर सकती हैं, राजनाथ सिंह से 3 बार मुलाकात, बातचीत होने के बावजूद आज जब इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, उससे पहले केसी वेणुगोपाल खुद दोबारा गए मिलने के लिए कि साहब आपका इस पर क्या स्टैंड है, ताकि हम अपना कैंडिडेट घोषित करें या ना करें। उस पर कहा कि पहले आप हमारा स्पीकर बनवाइए, बाद में देखा जाएगा। आप कल्पना कर सकती हैं, राजनीति के अंदर आपस का सहयोग किस बात पे लिया जाता है? एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के ऊपर, एक म्यूचुअल फेथ के ऊपर। तो मोदी जी ने उस म्यूचुअल फेथ का क्या हासिल कर दिया? खड़गे जैसे वरिष्ठ आदमी के साथ राजनाथ जैसे वरिष्ठ आदमी की 3 बार बातचीत होने के बावजूद उनको यह आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि हम आपका डिप्टी स्पीकर बना देंगे। कहा कि आप हमारा बनवा दीजिए, उसके बाद देखते हैं। इस तरीके से सरकार चल रही है। आपने एक बात कही कि मोदी जी को झुकना नहीं आता। देखिए, झुकता कौन है? जो हमने पढ़ा है आज तक और जो देखा है, फलदार वृक्ष झुकते हैं हमेशा, गुण के आगे झुका जाता है। मोदी जी तो जो देश में जो मैंडेट आया 240 का, वो देश की जनता पे बहुत ज्यादा कुपित है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुमने कुछ ही कर लिया और जो मैंने करना है मैं अब भी करके दिखाऊंगा। और यही कारण है कि बिड़ला जैसा डिस्क्रेडिटेड आदमी, पूरे देश में आप बिड़ला की छवि देखिए क्या है कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टीशन पॉलिटिक्स के तहत पूरे 5 साल संसद को हाँका सरकार के इशारे पर, ऐसा देश के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना पार्टीजन स्पीकर कभी नहीं हुआ। उसको लेकर भी जब विपक्ष तैयार है और मोदी उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए क्या है। ये एक खास तरह का टेम्परामेंट है, ये खास तरह का माइंड सेट है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं वही हूं और मैं वैसे ही चलाऊंगा जैसे मैं चाहता हूं। तो विपक्ष को के पास अब क्या विकल्प बचा बताइए? सबको पता है कि आंकड़ों का खेल कहां है, संख्या बल कहां है। लेकिन मोदी जी ने उस परंपरा की परवाह नहीं की और परंपरा की परवाह पहली बार नहीं की। अगर आप पिछली टर्म में देखेंगे तो पूरा 5 साल उन्होंने निकाल दिया संसद का टर्म, 17वीं लोकसभा का। माफी के साथ मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी हेमंत जी। राहुल गांधी अभी शपथ ले रहे हैं, एक बार वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के जितने चुने हुए सांसद हैं वो अभी शपथ ले रहे हैं और राहुल गांधी अब शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। और वो देखना जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी, हमने देखा कि वो एक चेहरा जो एक तरह से ले ली है। राहुल गांधी ने शपथ ले ली है। माफ कीजिएगा, मैं अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ कि राहुल गांधी ने शपथ ले ली है, क्योंकि इंतजार में कर रही थी कि राहुल गांधी जब शपथ लेंगे तो हम जरूर वो तस्वीर देखेंगे, क्योंकि उसका इंतजार सबको था। हम देख रहे हैं कि एक वो सबसे मजबूत, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी उभरे हैं। वो तस्वीर है हाथ में, आप ये देखिए कि उनकी वही संविधान की कॉपी है जो पूरे के पूरे हम देखें उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में अपने हाथ से नहीं छोड़ी। जब पहली बार वो सीढ़ियों पर चढ़े पार्लियामेंट की, तब वो उनके हाथ में थी। जब वो आगे सीट पर बैठे तब वो उनके हाथ में थी। जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तब उन्होंने उसको दिखाया। और अभी भी आप ये देखिए कि हाथ ऊंचा करके
संविधान की उस कॉपी को, उस संविधान को जिससे ये देश चल रहा है, जिसकी लड़ाई में पूरी तरीके से पिछड़ गए नरेंद्र मोदी और 240 पर आकर तब टिके हैं जब किस तरह से उन्होंने साम दाम दंड भेद की सियासत की, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, किस तरह की मैनिपुलेशन हुए, सबके बावजूद भी 240 पर ही आके टिके। और वो यही था कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई के जो हीरो बनकर उभरे हैं वो है राहुल गांधी। और आज राहुल गांधी ने जब शपथ ली तो वही संविधान उनके हाथ में था जिसको बचाने की कसम उन्होंने खाई हुई वो तस्वीरें हमने देखी। जी हेमंत जी, अपनी बात को आप पूरा करिए। तो बुशरा जी, मैं ये कह रहा था कि मोदी जी को अगर परंपराओं का ख्याल होता तो जो पिछली 17वीं लोकसभा थी उसमें आपने देखा कि पूरी 5 साल की टर्म निकल गई और डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट ही नहीं की गई। यह भी एक ऐतिहासिक चीज थी, ये रिकॉर्ड की बात है। और उससे पहले आप अटल जी का टर्म टाइम देख लीजिए, नरसिम्हा राव का देख लीजिए, कोई भी टर्म देख लीजिए, अपोजिशन के पास ही हमेशा डिप्टी स्पीकर का पद रहता है। एक ये कन्वेंशन चली आ रही है, परंपरा है। लेकिन मोदी जी ने 2014 से 19 की जो टर्म थी उसमें भी अगर ध्यान हो तो अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर नहीं था, उसके अंदर भी उनके एलआई का जो डिप्टी स्पीकर था। तो एक बात आपको स्पष्ट माननी पड़ेगी कि मोदी जी ने जो मौजूदा जनादेश आया है 240 का बीजेपी के लिए, उससे कोई भी सबक नहीं सीखा है। उनका जो अहंकार है वो यूं का यूं कायम है। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं आपसे और आपके माध्यम से सारे दर्शकों से कि अगर इस चुनाव के अंदर जो भूमिका चुनाव आयोग की रही और चुनाव से पहले जो भूमिका जांच एजेंसियों की रही, अगर वो ना होती तो मोदी जी की और बीजेपी की कितनी सीटें आती, जरा कल्पना कर सकती हैं आप? जिस धनबल के सहारे, जिन एजेंसी बल के सहारे, जिस चुनाव आयोग के बल के सहारे, जो तरीके से चुनाव का लेवल प्लेइंग फील्ड नष्ट किया गया, उसके बावजूद 240 सीटें आना। इसका मतलब तो ये है कि अगर अगली बार जब भी कभी देश में इस देश के संविधान के मुताबिक चुनाव होगा, जहां निष्पक्ष चुनाव आयोग हो, सारा लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो बीजेपी का तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। आप इसमें कोई आपको संदेह है क्या कि जब इस तरह के उसमें इतने सब एफर्ट के बाद भी 240 सीटें आती है, तो कल्पना की जा सकती है कि मोदी जी ने क्या ये भी है कि बीजेपी को निपटा के ही जाना है, बिल्कुल साफ ही करना है। ये जो मंशा है, जो आज दिख रही है, जो मनोदशा है कि हम विपक्ष की सुनेंगे ही नहीं। मैं विपक्ष को जरूर साधुवाद दूंगा कि नंबर कम होने के बावजूद भी उन्होंने देश की जनता को दिखाने की कोशिश की कि संसद के अंदर परंपराएं होती हैं, संसद के अंदर मान्यताएं होती हैं और हम उसको लागू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी जी की जिद के आगे हमें चुनाव, जो पहली बार 1946 से लेकर के आज तक 78 साल का संसदीय इतिहास है, कभी इस देश के अंदर चुनाव नहीं हुआ। इस बार चुनाव क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कम से कम इस चुनाव में ये तो बात साबित होगी ना। और मोदी जी की जिद, अहंकार, वो जीत जाए कोई बड़ी बात नहीं, उनका जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परंपराओं का इस तरीके से हनन करना और देश की जनता के सामने उनको एक्सपोज करना, ये लगता है मुझे पहले दिन से कल से ही साबित हो गया था कि मोदी जी की मंशा क्या है, जब उन्होंने जो अपना आरंभिक जो बाइट दी थी। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। दिस इज आइदर माई वे और द हाईवे, वो दोबारा से साबित कर रही है। बिल्कुल, और ये भी कह सकते हैं कि उन्हें ना तो कोलिशन का धर्म निभाना आता है, ना ही विपक्ष को साथ में लेकर कैसे सरकारें चलाई जाती हैं, ना उनको वो आता है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के बल पर लोगों को झुकाकर, जी हुजूरी करवाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें मनवाना ही उनको आता है। ये हमने पूरे 10 साल में देखा है। और अपने खुद के जो उनके मिनिस्टर्स तक जो रहे हैं उनके साथ उनका किस तरह का रवैया रहा, वो सब भी हमने देखा है। और ऐसे में हम नरेंद्र मोदी से अचानक से ये एक्सपेक्ट करने लगे कि वो बदल जाएंगे और बदले बदले नजर आएंगे, तो ये शायद जल्दबाजी होगी। अभी उन्हें बहुत इम्तिहानों से गुजरना है और शायद उसके बाद जब वो उन इम्तिहानों में फेल हो जाए तो हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने के लिए मिले। लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कि वो मजबूर भी हैं, वो डिपेंडेंट भी हैं। उनकी वो एक अकेला सब पे भारी, हिंदू हृदय सम्राट, वो तमाम छवियां, वो जो तमाम उपमाएं उनके साथ गढ़ी गई, वो तमाम इस इलेक्शन में भरभरा कर गिर पड़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये दिखाया जा रहा है कि शेर जिंदा है, शेर दहाड़ रहा है। हालांकि शेर घुटनों पर है, ये साफ साफ पर दिख रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है हेमंत अत्री जी कि अगर हम नियमों की अगर हम बात करें तो कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। यानी कि अगर कोई पार्टी लाइन से अलग जाकर अगर कल वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता को लेकर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या कल कोई खेल हो सकता है? क्या कोई किसी बड़े खेल की आप कोई उम्मीद
करते हैं कल? क्या टीडीपी जेडीयू कुछ कर सकता है? वो सांसद जो इंडिया और एनडीए दोनों में नहीं है, वो उनका कुछ रुख सामने आ सकता है। और अगर साफ तौर पर यह भी दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी कितने डरे हुए भी हैं, क्योंकि अगर डरे हुए नहीं होते तो ओम बिरला का नाम फिर से सामने नहीं आता। अगर डरे हुए नहीं होते तो भर्तृहरि मेहताब को जो है वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाते, बल्कि जो सीनियर मोस्ट थे उनको बनाते। तो कितने डरे हुए ये सब तो उनके हर स्टेप पे पता चल रहा है हमें। नजरिया भी है, संख्या बल सरकार के पास है, सरकार के पास सारा अहंकार है, सारा पैराफर्नेलिया, जो उनके पास ताकत होती है वो सारी ताकत उनके पास है। लेकिन कुछ बेसिक सवाल हैं कि क्या अभी तक मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, शपथ हो गई, सारी बात हो गई, क्या अभी तक भाजपा संसदीय दल की मीटिंग हुई है? क्या भाजपा संसदीय दल ने उनको आज तक नेता नहीं चुना है? एनडीए संसदीय दल ने नेता चुना है। आपने आज तक सुना है कैसा कि अपने ही पार्टी का संसदीय दल का लीडर हुए बिना आप एनडीए संसदीय दल के नेता बन गए? ये आपने कभी सुना है क्या इतिहास के अंदर? पहली बात, पहले आप अपनी पार्टी के लीडर बनते हैं, उसके बाद अपने एलाइज के साथ ज्वाइंट मीटिंग करते हैं और तब आप उसके लीडर बनकर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वो क्यों नहीं हुआ, वो सारे देश के सामने खुला सवाल है। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया प्रोटेम स्पीकर का। उनका तो बहुत सीमित रोल है। भूमिका उनकी क्या है कि उनको शपथ दिलानी थी, उसके बाद उनकी देखरेख में जब वो चेयर पे है तो चुनाव होना है स्पीकर का। सारा चुनाव पारदर्शी है, कैमराज के सामने है, पूरा देश देखेगा, लाइव है। तो उसमें तो कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है ना, कोई एक संख्या प्लस कर दे या माइनस कर दे। ये चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव तो है नहीं जैसा बीजेपी ने जो वहां करवाया था। उसके बावजूद भी उस परंपरा का भी हनन किया मोदी जी ने। क्यों किया? कि माई वे और हाईवे, जो मैंने आपको कहा। और तीसरा, आपने जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा और जिसपे सारे देश की नजर है कि क्या इसमें कोई खेल हो सकता है? क्या खेल की बात यह है कि मोदी जी की इसके पीछे मंशा समझनी होगी आपको। क्या है जो उनका लिस्टेड नंबर है अब तक इस हाउस के अंदर एलाइज के साथ, वो है 294 का। और मोदी जी क्या दिखाना चाहेंगे आप सोच सकती हैं कि इस चुनाव के जरिए वो 2-4 वोटें। मैं आपको रोक रही हूँ हेमंत जी, माफी के साथ। अभी अखिलेश यादव को हमने देखा, अखिलेश यादव ने अभी शपथ ली है और महत्वपूर्ण चेहरा, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है समाजवादी पार्टी। 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव इस बार पार्लियामेंट में हैं और लगातार वो भी अपने हाथ में संविधान की वही कॉपी लिए हुए हैं। कल तस्वीर जो हमने देखी, एक हाथ में संविधान था और दूसरे हाथ में अयोध्या से जीते हुए जो उनके सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी, उनका हाथ उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ था और एक मैसेजिंग थी, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, वो सब हमने देखी। और महत्वपूर्ण तस्वीर अखिलेश यादव ने जिस तरह से अभी शपथ ली है। जी हेमंत जी। तो जो मोदी जी की मंशा है, जो उन्होंने ये किया है कि पहले विपक्ष को लूप में लेने की कोशिश, और जब विपक्ष ने एक जायज बात कही कि डिप्टी लीडर हमारा होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, तब उन्होंने एकदम जाकर के अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके पीछे मंशा देखिए क्या है, मोदी जी क्या दिखाना चाहते हैं इसके जरिए कि उनकी जो लिस्टेड अब तक जो देश के सामने है वो है कि 294 एनडीए के सांसद हैं। वो कोशिश क्या करेंगे कि कुछ ऐसे भी सांसद हैं इस सदन के अंदर जो नॉन अलाइंड है। तो मोदी जी स्पीकर के चुनाव में एनडीए अलायंस के अलावा भी अपने ट्रेडिशनल जो भी उनका खेल करते हैं वो उसी सिस्टम से 5-4 वोट एक्स्ट्रा जुटाने की कोशिश करेंगे स्पीकर के चुनाव में, ये दर्शाने के लिए कि देखिए 294 नहीं, मेरे पास तो 300 पार है हमारा समर्थन। ये उनकी मंशा है। लेकिन जो आपने बात कही कि कुछ खेल होने की संभावना, देखिए एक चीज मैं कह सकता हूं आपके दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आज की तारीख में अगर जेडीयू को और टीडीपी को अपना सर्वाइवल कायम रखना है तो उनके लिए कल का दिन आखिरी मौका होगा, वरना उनकी वो गत होगी जो आपने अभी नवीन पटनायक की देखी उड़ीसा के अंदर और जगन रेड्डी की देखी आंध्र प्रदेश के अंदर। नाम लेवा भी नहीं बचा कोई संसद में। तो अगर मोदी जी के जितने भी एलाइज आज तक रहे हैं उन सब का क्या हश्र हुआ है सारे देश ने देख लिया। अगर ये अब भी मोदी जी की मंशा को नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन अक्टूबर में जब 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, उससे पहले जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, उसके बाद दिल्ली है, आपको भी पता है कि उन चुनाव में बीजेपी की क्या गत होने वाली है। तो उस स्थिति के अंदर जब मोदी जी की कमजोरी दिखेगी और तमाम सवाल उठेंगे, उस समय टीडीपी और जेडीयू का क्या होगा। ये ऑपरेशन लोटस आपको याद होगा, और ये ओम बिरला ही क्यों बनाए जा रहे हैं, ये मैं जनता को याद दिला रहा हूं। तो इस सारे के पीछे एक बड़ा चक्रव्यूह है जिसको देश को समझना होगा। ये सारी चीजें वैसे नहीं है,
इनमें से कोई भी बात बेमतलब नहीं है, बेमायने नहीं है। ओम बिरला ने पिछली बार जिस तरह का संसद चलाई, एक दिन में जो सांसदों का निलंबन का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, उसके बाद जो सारी चीजें हुई, विपक्ष के नेता बने तो कैमरा स्पीकर के ऊपर, और दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ और उस पर जो चेयर का रोल रहा, उस सारी चीजों को भी देश को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी जो कुछ ये कर रहे हैं वो एक लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। और वो लार्जर गेम प्लान क्या है कि येन केन प्रकरण, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर उनको अपने दम पर भाजपा का बहुमत जुटाना है। और वो ऑपरेशन लोटस के जरिए कैसे किया जाएगा, उसमें स्पीकर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। इसलिए मोदी जी कोई चांस लेना चाहते, ना स्पीकर के मामले में और ना डिप्टी स्पीकर के मामले में, टू दैट एक्सटेंट कि उनको डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखना मंजूर है जो पिछली टर्म में किया, लेकिन वो विपक्ष को नहीं देंगे। ये है मोदी जी की मानसिकता। बिल्कुल। हेमंत जी, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास आपके लिए, आप रहिएगा। अभी मेरे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। और पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। मेरा आपसे सवाल ये है कि नामांकन आपकी तरफ से भी भर दिया गया है। के सुरेश जो है वो इंडिया गठबंधन के स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। नंबर तो अभी आपके पास नहीं है, तो ये क्या आपकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, या फिर आपने नंबर जुटा लिए हैं? देखिए बुशरा जी, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि सरकार तो बहुमत से की पर सभी से करना चाहिए, अगले श्रेणी को बिल्कुल न, जैसा कि आज राहुल जी ने बताया कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे पर डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। 16वीं लोकसभा पूरी बिना डिप्टी स्पीकर के पद के, आज जब देश ने विपक्ष पर, जब देश ने सरकार के किया है, ने देश को बताया है कि आई मी मटन मुजरा और मछली पॉलिटिक्स से ऊपर संविधान सर्वोपरि है। और आज जब देश ने लोगों को एक मजबूत विपक्ष बनाकर दिया है, तो ये विपक्ष जी, आपकी आवाज ब्रेक होकर मेरे पास आ रही है बहुत ज्यादा। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक रीजॉइन एक बार आप कर लें। और मैं इतने हेमंत जी के पास जा रही हूँ, आप प्लीज रीजॉइन कर लें। हेमंत जी, ओम बिरला की हम बात कर रहे थे, और ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से क्यों नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के चेहरे पर ही भरोसा जताया है। आखिर उस चेहरे के पीछे किस तरह, या उस चेहरे को आगे करके किस तरह का खेल करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं? अगर वाकई में उनके पास वो नंबर, वो तमाम चीजें मौजूद हैं, अगर उन्हें भी लगता है कि एजेंसीज अभी भी उनके अंडर में ही काम करती हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो इतने डरे हुए क्यों हैं कि एक बार फिर से ओम बिरला को ही उन्होंने आगे रखा है। हालांकि इस बार ओम बिरला को भी अगर बन जाए, फर्ज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो हमने 2019 में हमने पिछली लोकसभा में देखा, क्योंकि अब विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और इस पोजीशन में है कि वो भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। का ये है कि जो स्पीकर चेयर पे बैठा हुआ है उसकी पावर्स हाउस के अंदर अनलिमिटेड है, और उन पावर्स के जरिए जिस तरीके से आपने कहा ओम बिरला ही क्यों, ओम बिरला ने पिछले 5 साल में 2019 से 24 के बीच में, माफ कीजिएगा, उन्होंने स्पीकर के तौर पे काम नहीं किया, उन्होंने सरकार के हिटमैन के तौर पे काम किया। आपको ध्यान होगा जब राहुल गांधी की सदस्यता खारिज की गई, जिस तरीके से वो जो एक अधिक मानहानि के केस के अंदर, वो जितने पेज का फैसला था उतने पेज को पढ़ने में जितना समय लगता उससे पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये है जो ओम बिरला की कार्यशैली। दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ, सांसदों के निलंबन के मामले में जो कुछ हुआ, विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकने के मामले में क्या हुआ, कैमरा को किस तरीके से घुमाया गया, ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो ओम बिरला ने पहली बार सरकार की मदद करने के लिए अपने अनूठे अंदाज में लागू करके दिखाई। और इस तरह की जो माइनॉरिटी की सदन होता है जिसमें सरकार पूर्ण बहुमत में अपने दम पे ना हो, आपको भी पता है कि उसमें सदन के अंदर स्पीकर की जो महत्व है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही वो कारण है कि उनके जो पिछला जो क्रेडेंशियल्स है वो देश के सामने कैसे हैं वो एक अलग पक्ष है, लेकिन मोदी और शाह के लिए उनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, ट्राइड एंड टेस्टेड व्यक्ति है। और आपको पता है दोनों के दोनों आदमी गुजराती जो है वो कोई भी चांस लेने के पक्ष में नहीं होते, कोई खतरा नहीं उठाते, कभी भी रिस्क नहीं।
क्योंकि इस मामले में सरकार की सर्वाइवल का सवाल है, सरकार की कंटिन्यूटी का सवाल है। इसलिए बिरला के अलावा उनके पास आज की तारीख में कोई बेहतर चॉइस नहीं है जिसके क्रेडेंशियल्स प्रूव्ड हैं। वो लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं कि नहीं, सदन के लिए अच्छे हैं कि नहीं, सदन की गरिमा के लिए अच्छे हैं कि नहीं, परंपराओं के लिए अच्छे हैं, वो सब चीजें अलग है, कन्वेंशन के लिए अच्छे हैं, वो नहीं है। मोदी और शाह के लिए उनसे सुटेबल आदमी कोई नहीं है, और यही कारण है कि वो इस एक्सटेंट तक चले गए। और विपक्ष ने आज फिर भी एक कमाल की बात की कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए, जो कल मोदी ने कहा था ना कि सकारात्मक सहयोग, आज विपक्ष ने वो दिखाने की कोशिश की। अनडाउटेडली वो ओम बिरला पे भी तैयार हो गए, लेकिन मोदी जी ने जो संकुचित सोच और मानसिकता दिखाई वो भी आज सारे देश ने देखी। जो विपक्ष कर रहा है ना, वो सारी लड़ाइयां जीत के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां, कुछ संघर्ष, कुछ चुनाव एक संदेश के लिए भी होते हैं, एक लार्जर मैसेज देने के लिए, और डेमोक्रेसी में वो मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पूजा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये पूरी कवायद एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए, पोजीशनिंग के लिए है? क्या एक संदेश देने के लिए है कि देखिए हमने आपको मौका दिया, आपने लेकिन हमारी बात नहीं मानी, तो अब हमने अपना कैंडिडेट जो है वो आपके सामने रख दिया है। और कहा तो ये जा रहा है कि आप ये चुनाव जो है वो दरअसल हारने के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन आप एक पोजीशनिंग कर रहे हैं अपनी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट हूं मैं। जी जी जी। अब देखिए बुशरा जी, लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी जाती हैं कि कोई कहे कि कोई था, कोई खड़ा था। तो आज अगर हमें जनता ने ये विश्वास जताया है कि आप संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ेंगे, आज अगर जनता ने यह विश्वास जताया है कि एक अकेला के दम्भ को हम तोड़ेंगे, आज अगर जनता ने यह विश्वास जताया है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, मटन, मछली, मुजरा की पॉलिटिक्स से ऊपर रहेगा, तो हमें उस लड़ाई में अपना सैनिक उतारना पड़ेगा। हम भले हार जाएं, पर हम ये, मुझे लगता है कि जो तानाशाही है कि 150 सांसदों को बाहर करके बिल पास करवा दो, किसी का स्पीकर का माइक बंद कर दो, किसी का स्पीकर का फुटेज काट दो और सिर्फ जनता सरकार की वाहवाही करो। मुझे लगता है कि सदन में हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होता है और वो जनता के प्रति, देश के प्रति उतना ही जवाबदेह होता है। तो अब जनता को ये विपक्ष जताना चाहेगा कि ये इनकी तानाशाही, इनका अहंकार, इनका जो, जिनका आई मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड है कि हम जैसा करें वैसा कहिए, नहीं तो आपको सदन से बाहर जाएगा, अब ये वो नहीं कर पाएंगे। इन्हें गठबंधन चलाना आता नहीं है। ये दो दलों के ऊपर पंगु बनकर गठबंधन बैठे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से जेडी और टीडीपी के पास नंबर थे, जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी के बिना ये सरकार नहीं बना चाहते थे, जो चाहते थे वो ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बनाते, क्योंकि जितना ओम बिरला का काला इतिहास रहा है पिछले लोकसभा सदन में, उतना किसी का नहीं रहा है जितने एक तरफा उन्होंने कार्यवाही की है विपक्षी सांसदों पर जब हम उसके लिए भी तैयार हो गए, पर हमें ये डिप्टी स्पीकर नहीं देना चाहते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी की बकौती नहीं है, कोई खैरात नहीं दे रहा है। एक सदन का कन्वेंशन है कि अपोजिशन पार्टी को जाता है, पर वो ये नहीं देना चाहते। तो अगर वो ये नहीं देना चाहते तो ये लड़ाई आर पार की है, इस तक आनी नहीं चाहिए थी बात, पर जब आ गई है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आ गई है तो हम ये बताएंगे कि हम वहां खड़े थे और हम पूरे नंबरों के साथ खड़े थे, और आपका मुकाबला, और आज ये डे 1 है, पूरे सदन, पूरे जो भी 5 साल कार्यकाल चलेगा, हम आपको हर मुद्दे पर कॉर्नर करेंगे, हर मुद्दे पर आपसे सवाल मांगेंगे। कल आपने जिस तरीके से देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी जब शपथ लेने जा रहे थे तो नीट का मुद्दा जीत रहा था। अगर आज ये विपक्ष के नंबर्स की ताकत है, आज ये देश की जनता की वोट की ताकत है कि नीट का मुद्दा किसी सांसद के, मंत्री के शपथ लेने पर गूंज रहा है, वही प्रधानमंत्री जो एक इंटरव्यू में हंसते हंसते कहते कौन राहुल, वही प्रधानमंत्री राहुल जी को प्रणाम कह रहे हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है, और लोकतंत्र की ताकत का, लोकतंत्र की जिम्मेदारी का पूरा वहन करेगा इंडिया गठबंधन, और हम इन्हें इतनी आसानी से आएंगे माइसेल्फ सरकार चलाने देंगे नहीं, ये तो तय है। जी लेकिन डॉक्टर पूजा, वो बहुत सारी नसीहतें दे रहे हैं प्रधानमंत्री आपको। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी नसीहतें विपक्ष को दी हैं, और आज तो वो इमरजेंसी की याद भी आपको दिला रहे हैं कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, उस काले अध्याय की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो आपसे
वो अपने बारे में कितनी बात करते हैं वो तो बात अलग है कि वो क्या उनकी आने वाली सरकार क्या करने जा रही है, उसका क्या रोड मैप होगा, या जो जरूरी जितने मुद्दे हैं अब तक जो विपक्ष उठाता रहा है उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन तमाम जवाबदेही वो आपकी जरूर तय कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने वो नंबर जुटा लिए हैं? लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि क्या जो कल वोटिंग होगी हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा, क्या लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा, या फिर सिर्फ एक ये पॉलिटिकल पोजिशनिंग है, या फिर कोई अंदर कोई ऐसा गेम या खेल हो रहा है जिसका अंदाजा किसी को नहीं है? क्योंकि के सुरेश के नाम को लेकर भी लग रहा था कि ऐसा शायद कोई कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से नहीं आएगा, एक सहमति बन जाएगी, लेकिन एंड मोमेंट पे के सुरेश का नाम सामने आया और उसको लेकर भी लोग एक तरह से भौचक्का रह गए। देखिए, जो भी लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो भी इलेक्शन होगा वो सीक्रेट बैलेट से रहेगा, तो हम उसे सीक्रेट रहने देते हैं। 24 घंटे की बात है, कल खुल जाएगा। पर जहां तक से इन्होंने लोकतांत्रिक कन्वेंशंस को ही छोड़ दिया है, हर चीज को धुएं में उड़ा दे रहे हैं, हर चीज पर धता बता दे रहे हैं। एक लोकतांत्रिक मर्यादा होती है, एक लोकतांत्रिक कन्वेंशन होता है जिसमें आप सबसे सीनियर मेंबर को दिखाते हैं। अगर आप सेकंड के लिए रोक रही थी बस मैं पूजा जी, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। अवधेश पासी जो है वो अभी शपथ ले रहे हैं। आपको पता है कि अयोध्या से वो जीत कर आए हैं, और अयोध्या से ना सिर्फ जीत कर आए हैं बल्कि उन्होंने उस जीत के साथ जो पूरे देश को मैसेज दिया है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की उस पॉलिटिक्स को, जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स थी, जो राम के नाम की पॉलिटिक्स थी, जो संविधान बदलने वाली जो बात वहां के सांसद ने कही, उस सबको धराशाही करते हुए एक सामान्य सीट से एक दलित चेहरा अयोध्या से जीत कर आता है, और कैसे वो ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में कहीं एक तरह से हेडलाइंस बटोरता है। और अभी उन्होंने शपथ ली है, इसके कई मायने हैं और बहुत गहरे मायने हैं। जी, अपनी बात को रखिए पूजा जी। पर बड़ी बात यह है बुशरा जी की, पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को सीखी नहीं। एक दलित प्रत्याशी अयोध्या जैसी जगह पे, जहां उनका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ कैंपेन अयोध्या थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, वो उनकी कैंपेन लाइन थी। वहां से अयोध्या के लोगों ने न सिर्फ राम के नाम पर आपकी छिछोरी राजनीति को नकारा है, बल्कि आपको ये मैसेज भी दिया है कि जब आप 5000 घर तोड़ते हैं, जब आप 5000 लोगों को बेघर करते हैं, उन्हें उनके रोजगार से वंचित करते हैं, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर यही भारतीय जनता पार्टी अपने एक दलित व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर भी नहीं बना पाया। मतलब कन्वेंशन की लाज, लोकतांत्रिक मर्यादा को रखना ही नहीं आता इन्हें लगता है कि इन्हें देश जो है, इन्हें मतलब खैरात में मिला हुआ है, वो जिस चाहे किस तरीके से चलाएंगे। अवधेश जी का वहां जाके शपथ लेना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि, लेकिन काश, मैं एक्सपेक्ट करती कि काश प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को समझते कि अवधेश जी ने उनकी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस पूरे कैंपेन को जिस तरीके से ध्वस्त किया एक दलित प्रत्याशी ने, वह बताता है कि ये इस तरीके से राजनीति और धर्म का घालमेल करके नहीं कर सकते, इन्हें काम करना होगा। और किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, अश्विनी वैष्णव जी जिम्मेदारी नहीं लेते, और ये बार बार हो रहा है, चाहे बालासोर में 700 लोगों की हो, चाहे यहाँ पे 8 लोगों की मौत हो, पर अश्विनी वैष्णव जी जाके रील जरूर बनाते हैं कि मैं एक बाइक में पीछे बैठा था, वहां तक गया, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। नीट मामला पूरे के पूरे देश में आग लगी हुई है, आज 24 लाख बच्चे सड़क पर हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी 8 दिन पहले नीट की पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कोई घपला नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है। वो इतना हंगामा किया विपक्ष ने कि उनको आके नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ी, तब भी रीनीट की बात नहीं करते। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने ही ट्रैक रिकॉर्ड से नहीं सीख रही है। पर अच्छा है, जितना सैचुरेट करेंगे इस देश को, जितना परेशान करेंगे, जितने मुद्दों का पर ये अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि जब संसद का सत्र का उद्घाटन हो रहा है नई लोकसभा का, तो वो इमरजेंसी को याद करते हैं। प्रधान इंदिरा जी का तो ये अच्छाई थी कि उन्होंने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था और 21 महीनों बाद इलेक्शन करवाया था, और ये लोकतंत्र की विजय है। जैसे आज अवधेश पासी जी जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, लेकिन हेमंत अत्री जी, एक दलित चेहरे को उतार कर इंडिया गठबंधन ने क्या कोई एक बड़ा दाव खेला है? क्या इस खेल में कुछ उनको कोई कामयाबी मिल सकती है?
ओवरऑल देखेंगे देश में चुनाव की परफॉर्मेंस का, तो इस बार अगर देश के स्तर पे देखें तो सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट अगर है वो समाजवादी पार्टी का है। वो क्यों है? उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल हिसाब किताब से जो समीकरण बिठाए, खासतौर पर जातिगत जी। समीकरण, उसका परिणाम आज देश के मैं सामने है। स्पीकर के लिए बोल रही थी हेमंत जी कि के सुरेश एक दलित चेहरा और उनको जी उतारा है इंडिया जी गठबंधन ने एक स्पीकर के तौर पर। तो ये जो जी एक दाव खेला है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी वोट कर सकते हैं या एब्सेंट रह सकते हैं जहां हमें उम्मीद है कि वो शायद एनडीए के साथ हो? क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, स्पीकर का चुनाव अभी कल होना है और उसमें कोई भी काइट फ्लाइंग की बजाय एक बात मैं जरूर कहूंगा, मोदी जी की जो मंशा रहेगी, ये बेसिकली जो इंडिया अलायंस ने चुनाव लड़ने की कोशिश की है, जो ये स्पीकर का, ये इट इज मोर ऑफ ए सिंबोलिज्म। और ये सारे देश को समझना पड़ेगा। ये सारी लड़ाई जीत के लिए नहीं होती, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन एक ये संदेश देने के लिए लड़ाई है। अब जो बात है कि मोदी जी की कोशिश ये रहेगी कि 294 से 2-4 वोट उनको ऊपर आए। वो कैसे आए वो आपको भी पता है, जो भी वो करते रहे, जॉन और एनलाइन एमपी। इंडिया अलायंस की तो यही जीत बहुत होगी कि जो उनके तरफ के, उनके पक्ष के जो लोग हैं, उनमें से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि मोदी जी और शाह की कोशिश ये रहेगी कि उनमें से क्रॉस वोटिंग कराई जाए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर उनका अपना फ्लॉक इंटेक्ट रहता है, चुनाव बेशक हार जाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आईना होगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, और चाहे उनके सारे रणनीतिकार। और जहां तक बात है एक दलित को सामने लाने की, इसका एक सिंबॉलिक मैसेज जरूर है कि देखिए, आपने तो जिसको प्रोटर्म स्पीकर भी नहीं बनाना उचित समझा, जबकि वो राइटली डिजर्व करते थे उसको, हम उनको रेगुलर स्पीकर के लिए लेके आ रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश जरूर है, और पूरे देश की जनता इस बात को देख भी रही है कि ही इज द सीनियर मोस्ट फेलो। तो उनको अगर खड़ा किया है तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी मैसेजिंग भी है और एक अच्छी पोस्टरिंग भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। और क्या इसको किसी तरीके से आप कोई अग्नि परीक्षा मानते हैं? क्या आपको लगता है ये पहला इम्तिहान है नरेंद्र मोदी के लिए, और फिर अगर ये पार कर जाते हैं तो दूसरा इम्तिहान फ्लोर टेस्ट होगा, और कल की स्थिति क्या होती है, उससे आने वाली स्थितियां कैसी पैदा होंगी, उसकी तस्वीर कम से कम क्लियर होगी? है ये, अगर कल स्पीकर के चुनाव के अंदर जो नंबर्स आएंगे, उसके बाद जो अपना विश्वास प्रस्ताव है, कॉन्फिडेंस मोशन, वो तो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगा। ये दोनों चीजें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि कल का जो फैसला है वो ज्यादा क्रुशियल है, क्योंकि उसमें अगर कोई मान लीजिए टीडीपी या जेडीयू कुछ खेल करना चाहते थे, या कोई कोशिश करते या मोल भाव करते, वो उन्होंने ऑप्शन ली ही नहीं, दोनों ने। तो वैसे में ना तो कल कोई क्रॉस वोटिंग की संभावना उधर से है, और ना ही कॉन्फिडेंस मोशन में। इतना जरूर है कि कॉन्फिडेंस मोशन की तुलना में कल का चुनाव ज्यादा चुनौतीपूर्ण है स्पीकर का, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो क्रेडेंशियल्स इनके रहे हैं ओम बिरला साहब के, वो अपने आप में बहुत ही संदेहास्पद और सारे देश के सामने है कि किस तरीके का उनका रोल रहा पिछली पूरी टर्म में 5 साल के लिए। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11 बजे से आप लगातार डीबी लाइव पर आप देखेंगे वो तमाम खबरें, जिस तरह से कल वोटिंग होगी। इंडिया गठबंधन ने भी अपना कैंडिडेट स्पीकर जो है वो उतारा है। के सुरेश हैं, दलित चेहरा है, और बनना तो उनको था प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि वो 8वीं बार चुनकर आए हैं, लेकिन उनकी जगह आपको पता ही है कि बरतरी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, और अब इंडिया गठबंधन ने उन्हें अपने स्पीकर का चेहरा बनाया है। और वहीं एक बार फिर से ओम बिरला को, आपको पता है क्यों और किस वजह से, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा स्पीकर का चेहरा बनाया, अपनी तरफ से कैंडिडेट बनाया है। और इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कल स्पीकर पद को लेकर वोटिंग होगी, और फिर आगे देखना ये होगा कि डेप्यूटी स्पीकर किसका बनाया जाता है और किसको बनाया जाता है, वो भी महत्वपूर्ण है। कल पहला इम्तिहान है, एक तरह से कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, अगर नंबरों की हम बात करते हैं। और कल क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन, क्या उसने किसी तरह के कोई नंबर जुटा रखे हैं? क्या वो और लोगों से और पार्टियों से जो एनडीए में शामिल हैं, क्या उनसे किसी तरह के अंदर खाने कोई बात हुई है? ये तमाम चीजें, इन तमाम बातों से रात से पर्दा कल उठ जाएगा, और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल सुबह से ही आप लाइव तमाम खबरें इससे जुड़ी हुई आप हमारे चैनल पर देखेंगे, और कल एक तरह से पहली अग्नि परीक्षा है नरेंद्र मोदी के लिए। इकबाल तो सरकार पहले ही खो चुकी है, अहंकार बचा हुआ है, और अहंकार भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की एक हेडलाइंस मैनेजमेंट के जरिए ये कहने की कोशिश, ये करने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी नरेंद्र मोदी वही हैं जो 2019 में थे, लेकिन सबको पता है कि कैसे एक डिपेंडेंट
बैसाखियों पर टिकी हुई ये सरकार है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।